हाँ जी, तो डाटा माइनिंग का यूज़ बेसिकली कहाँ होता है, जहाँ पर एनालिसिस की ज़रूरत है, जहाँ पर कि भाई प्रिडिक्ट करना है फ्यूचर में क्या होगा, तो डाटा माइनिंग या मशीन लर्निंग की को यूज़ किया जाएगा। कि आगे जैसे हमने बात की, यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो भी डाटा मैपिंग या डाटा माइनिंग है उसका यूज़ किया जाएगा कि मार्केटिंग या ट्रेंड डिटेक्शन या साइंटिफिक डिस्कवरी। जैसे अगर हम बात करें कि कोविड के केसेस फरवरी के अंदर टॉप मोस्ट होंगे, उसके पीछे प्रॉपरली एनालिटिकल टूल्स लगा कर के प्रेजेंटली कितने कोविड केसेस हैं या ओमिक्रॉन केसेस हैं वो, और कितने लोगों को हैं, उनका मिलना अप्रॉक्सीमेट कितने लोगों से होगा और उनसे मिलने वालों का कितने से होगा, तो उनके बेसिस के ऊपर वो प्रिडिक्ट करते हैं एक सॉफ्टवेयर के थ्रू कि आने वाले टाइम में वो पीक पर जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर वो टूल्स, डाटा एनालिटिक्स के टूल्स क्या हैं, यूज़ किए जाते हैं। अब डाटा माइनिंग का यूज़ कहाँ किया जाता है कि प्रॉपर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सके डाटा में। डाटा के कुछ वेरिएबल्स हैं, जैसे हम बात करें कि नंबर ऑफ़ केसेस टुडे एंड नंबर ऑफ़ केसेस इन फ्यूचर। ठीक है, और यहाँ हम बात करें कि हाँ आज अगर हम कहें कि कुछ भी है, कि सपोज़ एक वेरिएबल आपने लिया कि वेदर है जो अब का, और आने वाले टाइम में आज इस साल वेदर हुआ और इस साल की क्रॉप्स का जो यील्ड होगा वो कितना होगा, तो उसके बेसिस पे आपकी जो डाटा माइनिंग आज के टाइम पर आपके जो हम कहते हैं ना कि गूगल मैप्स हैं, तो वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपकी क्रॉप यील्ड के अंदर। तो जितने भी आपके साइंटिफिक इसरो है या HIU से भी जो भी आपके सैटेलाइट सिस्टम है, तो वो सारा अपना जितने भी खेतियर जो जगहें हैं, तो प्रॉपर सैटेलाइट से क्या है निगरानी रखी जा रही है, तो वो डाटा लिया जा रहा है यील्ड का प्रॉपरली। तो जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिशमेंट के लिए डाटा माइनिंग का यूज़ होता है, और इसके बेसिस के ऊपर डिसीजंस बहुत क्विकली लिए जाते हैं और बहुत ही एक्यूरेट लेवल की जो होते हैं डिसीजंस होते हैं। हेल्प टू मेजर कंज्यूमर रिस्पॉन्स रेट्स इन बिजनेस मार्केटिंग। ऑब्वियस सी बात है कि आप कंज्यूमर का रिस्पॉन्स है उसको बहुत आसानी से एनालाइज कर सकते हो, किसके बेसिस के ऊपर, डाटा माइनिंग के बेसिस के ऊपर। आज के टाइम पर जब ये वेबिनार्स हुए, बहुत से आपके पास कुछ फॉर्म्स आए होंगे। अगर से हम बात करें कि कंज्यूमर कितना लॉयल है, हम बात करें कि कंज्यूमर की आज रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसे जैसे हम मेकअप की बात करें, आज के टाइम पर कलर्स जो हैं किसी भी लिपस्टिक का, तो वो कलर्स का वैरायटी ऑफ शेड्स है। तो इसका मतलब कि ये प्रॉपर रिसर्च किया गया है क्या, कि आज के मार्केटिंग के टर्म्स में लेडीज़ आर नॉट सफिशेंट विद 3 और 4 कलर्स, भी ब्राउन हो गया, रेड हो गया, ओके, बट दे वांट वैरायटी ऑफ रेड in different variants. They want variety of pink in different variants. न्यूड की डिफरेंट वेराइटीज़ हैं, हर शेड का मैट है, हर शेड का एक शिमर वर्जन है। तो उससे क्या होता है, ये क्योंकि कहाँ से पता चला कि प्रॉपरली डाटा लिया जाता है यूज़र से, किसी भी प्रोडक्ट के यूज़र से जो उसे यूज़ कर रहे हैं, कि व्हाट एल्स दे वांट। ठीक है, तो हेल्प कर रहा है वहाँ पर भी डाटा मैपिंग। क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग न्यू कस्टमर ग्रुप फॉर मार्केटिंग पर्पसेस, और मार्केटिंग पर्पस के लिए, और डाटा जो है आपके पूरे डाटा बेसेस बनाए जा रहे हैं, प्रॉपर ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं, ताकि फ्यूचर में मार्केटिंग को जो और बूस्ट अप करना है वो किया जा सके। तो इसमें भी डाटा मैपिंग का काम किया जा रहा है। आज के टाइम पर अगर फेसबुक पर आपके पास दूसरे मंत्रा या जियो के आपके पास ऑफर शो होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि फेसबुक आप जो भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, आप एक्सेस अलाउ करते हैं कि दूसरी ऐप्स भी वो एक्सेस कर सकते हैं। तो वो सारा पीछे बिजनेस एनालिटिक्स मॉडल्स, एल्गोरिथम्स काम कर रही हैं, जिसके बेसिस के ऊपर क्या किया जाता है, प्रॉपर डाटा बेसिस बनाते हैं, और वो फेसबुक फिर आपको वही चीज़ें शो करता है जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, ताकि वहाँ से आप अट्रैक्ट हों और फिर उसी से डायरेक्टली उस एप्लीकेशंस के ऊपर जाएं। तो ये प्रॉपर क्या है आपका एनालिटिकल मॉडल से किया जा रहा है। कंज्यूमर की डिफेक्शंस को प्रिडिक्ट करने के लिए कि कस्टमर आर मोर लाइकली टू स्विच टू अदर,
आने वाले फ्यूचर में कस्टमर क्या वाकई दूसरी ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, खासकर ऑटोमोबाइल। आज के टाइम पर ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो इतना ज़्यादा यूज़ कर रहा है इस डाटा एनालिटिक्स का, मॉडल्स के केस में खासकर जो नीश एरियाज़ हैं, जो एलीट आपकी व्हीकल्स हैं, अगर हम BMW की बात करें, ऑडी की बात करें, तो वो इतना हाई लेवल के ऊपर क्या कर रहे हैं, एनालिटिक्स का यूज़ कर रहे हैं कि फ्यूचर में ऐसा ना हो कि हमारा कंज्यूमर जो है वो किसी और ब्रांड की तरफ स्विच हो जाए। तो गाड़ियों में जितने भी आपके फीचर्स बनाए जा रहे हैं वो सिर्फ इसी एक एक एलिमेंट के ऊपर रिसर्च करके, एनालिसिस करके, बहुत लॉन्ग स्टडी करके, क्या कंज्यूमर का रिस्पॉन्स जानकर क्या किया जाता है, आपके कंज्यूमर की रिटेनमेंट फ्यूचर को जाना जाता है। प्रॉफिटेबल एंड अनप्रॉफिटेबल कंज्यूमर्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है डाटा माइनिंग का, कि हाँ ये ट्रेंड ये बता रहा है कि ये इतने उस साइड जुड़ रहे हैं, किसी और कॉम्पिटिटिव ब्रांड की तरफ जा रहे हैं, और ये हमारे रिटेन्ड हैं कि हमारा तो जो भी मतलब कौन सा बिजनेस जो है वो आपको प्रॉफिटेबल, कौन से कस्टमर्स जो हैं वो आपको प्रॉफिट देंगे, और क्या है अगर आप ये चीज़ इस लाइन में जाते हैं तो किस टाइप के कस्टमर। सपोज कई बार क्या होता है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, आप एक स्टेट में बेचो तो वो प्रॉफिट इतना नहीं देता, दूसरी स्टेट में बेचो प्रॉफिट देता है, ओवरसीज़ वो प्रॉफिट देता है, डोमेस्टिकली वो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहा है। तो वही उससे पता चलता है, किससे, डाटा एनालिटिक्स से, मैपिंग से। अब बात आती है कि ई कॉमर्स और ई प्रोक्योरमेंट की। इसका मेन पर्पस क्या है कि, हाँ जी, अब बात आती है ई कॉमर्स या ई प्रोक्योरमेंट की। इसमें क्या किया जाता है कि इंटरनेट का यूज़ करके या डिफरेंट नेटवर्किंग सिस्टम्स का, सपोज अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज या इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ERP हमने पढ़ा था, तो उसका इंटरनेट का यूज़ करके आपके डिफरेंट जो भी ये इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स हैं, गुड्स एंड सर्विस को प्रोक्योर किया जाता है। अब वो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज ली जा रही हैं ई प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके, वो कौन कर सकता है, बिजनेस से भी प्रोक्योर कर सकता है, बिजनेस टू कंज्यूमर भी हो सकता है, और बिजनेस टू गवर्नमेंट भी बिजनेस से प्रोक्योर कर सकते हैं, कस्टमर भी बिजनेस से ले सकता है, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से ले सकता है। तो थ्रू इंटरनेट क्या किया जा रहा है, आपके ऑर्डर्स प्लेस किए जा रहे हैं, जो है प्रोडक्ट क्या है प्रोक्योर किए जा रहे हैं डिफरेंट बिजनेसेस से, डिफरेंट नेटवर्किंग सिस्टम का यूज़ किया जा रहा है। तो ई प्रोक्योरमेंट में बेसिकली टिपिकली क्या होता है कि वेबसाइट्स हैं, वो यूज़र्स को जो है वो क्या करती है, वो बायर्स और सेलर्स को जो रजिस्टर्ड होती हैं, ठीक है, वो साइट्स क्या हैं, उनको एक तरह से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं बायर्स और सेलर्स को गुड्स एंड सर्विसेज को बेचने और ख़रीदने के लिए। तो बायर्स और सेलर्स क्या है, अपने स्पेसिफिक प्राइजेस बताते हैं कि ये हम पर्टिकुलर प्राइजेस क्या हैं, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो बताते हैं। तो ट्रांजैक्शंस क्या हैं, इनिशिएट किए जाती हैं और फिर कंप्लीट की जाती हैं। तो जितनी भी ये परचेजेस होती हैं, ये कस्टमर्स और जितना भी क्या है, नॉर्मली जो परचेज़ होती है वो इस परचेजेस के बेस पे जो प्राइस कोट किया कि ये हमें चाहिए, तो उस बेसिस के ऊपर क्या किया था, कुछ स्पेशल ऑफर्स या कुछ स्पेशल डिस्काउंट्स दिए जाते हैं उनको ई प्रोक्योरमेंट के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो जो वेबसाइट है वहाँ पर एक प्राइस सेट किया जाएगा, एक प्राइस वो बताएंगे कि हाँ इस पे हमें चाहिए, तो वहाँ पर आपकी क्या है, एक ट्रांजेक्शन होल्ड की जाती है बिटवीन द सेलर एंड बायर एट अ पर्टिकुलर प्राइस, जहाँ पर वो दोनों सेटिस्फाइड हों, ठीक है, और फिर एक डिस्काउंट या स्पेशल ऑफर दिया जाता है। तो ई प्रोक्योरमेंट सॉफ्टवेयर जो है बेसिकली करता क्या है, बाइंग और सेलिंग को ऑटोमेट कर देता है, और उनके क्या है एक कॉमन टर्म्स के ऊपर कि जो भी उनके म्यूचुअली एग्रीड होंगे। कंपनीज जो हैं और खासकर जितनी भी कंपनीज जो B2B या B2C या B2G लेवल के ऊपर ऑपरेट कर रही हैं, जिनका प्रोडक्ट या सर्विसेज बेची जा रही है, ये क्या करती हैं, ये इन्वेंट्रीज को प्रॉपरली या पार्ट्स को प्रॉपरली क्या करती हैं, कंट्रोल कर पाती हैं ई प्रोक्योरमेंट की वजह से। इससे होता क्या है, क्योंकि आपका एक प्लेटफॉर्म पर वो म्यूचुअली एग्रीड प्राइस के ऊपर आप वो सेट कर रहे हैं, डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं,
तो सारी पार्टीज़ एक प्लेटफॉर्म पर आ गई। इससे क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ एजेंट ओवरहेड रिड्यूस हुई, क्योंकि मीडिएटर को बीच में किसी एजेंट को नहीं आना पड़ रहा है। और क्या है, और क्योंकि डिस्काउंटेड है तो डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, तो क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल भी काफ़ी इम्प्रूव होगी, ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जाएगा। ठीक है, तो आने वाले टाइम में क्या किया जा रहा है, इसको इंटीग्रेट, पहले क्या था, सिर्फ वेबसाइट से हो रहा था, अब क्या किया जा रहा है, अब प्रॉपरली आपका एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट को प्रॉपरली जो है वो इंटीग्रेट किया जा रहा है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के साथ प्रॉपरली क्या है, ई प्रोक्योरमेंट को इंटीग्रेट करने का ज़्यादा से ज़्यादा क्या है सोचा जा रहा है कि आने वाले टाइम में ये बहुत ज़्यादा वास्ट होगा। अब कुछ ई प्रोक्योरमेंट के क्या हैं वेरिएंट्स हैं कि किस किस तरह से क्या है आपका ई प्रोक्योरमेंट होता है। ई टेंडरिंग मतलब सप्लायर्स को क्या की जाती है, रिक्वेस्ट भेजी जाती है इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग और प्राइस के रिगार्डिंग सप्लायर्स को, डिमांड रिसीविंग फ्रॉम टू सप्लायर्स, डिमांड रिसीविंग देयर रिस्पॉन्सेज, और वहाँ से उनके रिस्पॉन्सेज आते हैं कि हाँ ये प्राइस है, ये इन्फॉर्मेशन उनको दी जा रही है, और फिर वो क्या करते हैं कि हाँ वेदर दे आर रेडी टू टेक दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट और मटेरियल। तो मतलब टेंडर, जैसे हम बात करें टेंडर निकालना, निविदा निकालना, तो उनको इन्फॉर्मेशन, अभी कभी न्यूज़पेपर में तुमने पढ़ा होगा कि हाँ इतना ये सरिया है या इतना ये है, इसके कोटेशंस मांगे जा रहे हैं। तो ई टेंडरिंग क्या की जा रही है, आप ये टेंडरिंग होती है आपकी, तो उस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर और ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि भाई इतनी क्वांटिटी रिलीज़ की जा रही है, तो आप अपने क्या हैं रिस्पॉन्सेज या कोटेशंस आप भेजें। तो एक ये तरीका हो गया। ई रिवर्स ऑक्शनिंग, इसमें क्या किया जाता है कि नंबर ऑफ नोन और अननोन सप्लायर्स से परचेज की जाती हैं गुड्स या सर्विसेज। ई इन्फॉर्मिंग, इसमें क्या किया जाता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी की जाती है, और डिस्ट्रीब्यूटिंग परचेजिंग इंफॉर्मेशन, गैदरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग परचेजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम एंड टू अदर पार्टीज़, मतलब कि डिफरेंट पार्टीज से क्या किया जाता है कि जितनी भी आपकी परचेजिंग इंफॉर्मेशन है कि कितनी रिक्वायरमेंट है डिफरेंट पार्टीज़ को रिगार्डिंग पर्टिकुलर प्रोडक्ट और मटेरियल, तो वो क्या की जाती है, इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है। ई सोर्सिंग, आइडेंटिफाइंग सप्लायर्स फॉर अ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ परचेजिंग रिक्वायरमेंट, कि पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है किसी सप्लायर को किसी पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट की, ठीक है, या पर्टिकुलर क्वांटिटी की इतनी बल्क में चाहिए, तो वहाँ पर ई सोर्सिंग का यूज़ होता है। वेब एनेबल्ड ईआरपी, मतलब इसमें क्या किया जाता है, इसमें सबसे पहले आपके परचेज रिक्विजिशन होती है। रिक्विजिशन आपको पता ही है, जब मटेरियल क्या है आपको परचेज किया जाता है तो रिक्विजिशन स्लिप्स होती हैं, तो वो प्रॉपरली आपका क्या है ईआरपी अगर बात आ रही है, इसका मतलब क्या है, हमने बात पढ़ी थी कि नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पूरा डाटाबेस यूज़ होता है, हर एक लेवल के ऊपर क्या किया जा रहा है, हर एक लेवल पर अलग अलग काम के लिए अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, तो वो बहुत, इट मीन्स वहाँ पर जो ट्रांजेक्शन है वो बहुत बड़ी क्वांटिटी की होती है। तो आपका क्या किया जाएगा, तो परचेज रिक्विजिशंस क्रिएट की जाएंगी और क्या किया जाएगा, अप्रूव किया जाएगा, और फिर ऑर्डर प्लेस किए जाएंगे, और मतलब कि एक जितनी भी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है कि इतना अमाउंट मंगाना है, इतना क्वांटिटी मंगाना है, तो वो प्रॉपरली ऑर्डर प्लेस किया जाएगा और गुड्स रिसीव की जाएंगी या सर्विसेज। सॉफ्टवेयर का यूज़ होगा प्रॉपरली जो आईटी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होगा, तो यहाँ पर पूरा का पूरा नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस हैं वो सारा सिस्टम अपना सेट करके उनको, क्योंकि एक इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में ये पूरा सिस्टम होगा कि इतने बड़े लॉट को कैसे उन्हें टाइमली प्रोवाइड करना है। ये छोटी मोटी ट्रांजैक्शन नहीं है, बड़ी ट्रांजैक्शन है, इसलिए वहाँ पर क्या है आपका ये प्रोक्योरमेंट का एक तरीका है। EMRO, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ऑपरेशंस, कि वेब एनेबल्ड ERP की तरह ही ये है बिल्कुल ERO। तो इसमें किया जाता है, बस इसमें क्या किया जाता है कि गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो उसके होता क्या है बेसिकली, इनमें चीज़ें जो होती हैं वो रिगार्डिंग मेंटेनेंस, रिपेयर या ऑपरेशंस के संबंधित चीज़ें होती हैं। ई प्रोक्योरमेंट का फ़ायदा क्या कि एक वेब आपको पोर्टल दे दिया और आप वहाँ पर एक ट्रांजेक्शन बायर और सेलर आकर एक प्राइस के ऊपर मैचअप हो रहे हैं और डील क्रैक हो रही है। इसका फ़ायदा ये है कि
प्रॉपरली इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, टाइमली स्टैम्प्ड है, तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो क्या है, आसान हो जाता है। ठीक है। ई प्रोक्योरमेंट क्या है, सप्लायर्स को कंपैरेबिलिटी के बारे में बताती है, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। सप्लायर्स की रिगार्डिंग कंपेयर कर सकते हैं, कोटेशंस की जैसे हमारी बात हुई थी आपकी, तो कंपैरिजन कर सकते हैं किसका, सप्लायर्स का और प्राइजेस का, कि किन का प्राइस जो है, एक प्राइस सेट कर दे कि भाई ये सप्लायर इतने में दे रहा है, इस प्राइस में दे रहा है, तो कंपैरेबिलिटी करना आसान हो जाएगा कस्टमर्स के लिए। तो वो एडवांटेजियस है कि उसे कहाँ पर कम लागत पड़ रही है अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ई प्रोक्योरमेंट रिड्यूसेस द एनर्जी एक्सपेंडेड स्पेशली एट परचेजिंग ऑफिस इक्विपमेंट एंड अदर क्लास सी कमोडिटीज़, कि लोअर लेवल कमोडिटीज़ जहाँ पर अगर आपका मटेरियल है या बहुत स्मॉल स्पेयर पार्ट्स हैं, तो वहाँ पर अगर बड़े लॉट के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक लेवल के ऊपर ही सेलिंग परचेजिंग हो रही है, तो वहाँ पर क्या है, टाइम एनर्जी बच जाती है ना। अगर आप क्या कहाँ जाएँ, अगर आप नॉर्मली क्या कहते हैं फिज़िकली जाएँ, तो वो बचता है, टाइम एंड एनर्जी बचती है, जो खर्च होती थी वो एनर्जी बचती है। वेल मैनेज्ड ई प्रोक्योरमेंट हेल्प्स रिड्यूस इन्वेंट्री लेवल नोइंग प्रोडक्ट नंबर्स। अब वही बात करते हैं कि अगर आपने क्या किया कि ई प्रोक्योरमेंट किया, क्योंकि इसमें क्या है, फिजिकल कई बार क्या होता है, ज़्यादा आ जाता है, कम आ जाता है, तो इससे क्या होगा, इन्वेंट्री मेंटेन रहेगी। इट मीन्स जितना चाहिए बिड प्राइस है कि हाँ इतना कोटेशंस है, इतना नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आएंगे, ठीक है, और इस बिज़नेस से आएगा, इस बिज़नेस को देना है, इतने पे डील क्लोज हुई है, तो इसका मतलब जिसको भी भेजा जाएगा वो उतनी ही क्वांटिटी भेजी जाएगी। इसका मतलब कोई अंडर स्टॉकिंग या ओवर स्टॉकिंग का प्रॉब्लम ही नहीं है। तो क्या होगा, इन्वेंट्री लेवल आराम से रिड्यूस हो जाएगा, ये फ़ायदा है। इफ़ेक्टिव ई प्रोक्योरमेंट मिनिमाइजेस प्रोसेस कॉस्ट, हमने बात पहले ही की थी, क्योंकि फास्टर ट्रांजैक्शन हो रही हैं, बिडिंग प्राइस है, ट्रांजैक्शन क्रैक हो रही हैं, ज़्यादा बनाना नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ज़्यादा बनाना नहीं पड़ रहा, मतलब कि अकॉर्डिंग टू डिमांड बनाना पड़ रहा है, तो कॉस्टिंग भी क्या लगी, कॉस्टिंग भी डिवाइड होगी, वरना अनसोल्ड स्टॉक रहता तो उसमें भी कॉस्ट इन्वॉल्व रहती। तो क्या है, प्रोसेस कॉस्ट, लागत की जो कॉस्ट है वो क्या हो गई आपकी, कम हो गई। और सबसे बड़ी बात, ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आते हैं इस प्लेटफॉर्म पर, तो उससे भी क्या है, एक तरह से इकोनॉमीज ऑफ स्केल पर काम कर रहे हैं, तो मिनिमाइज हो जाती है कॉस्ट। ठीक है, ट्रांजेक्शन जल्दी होती हैं। ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम क्या करता है, मल्टीपल एक्सेस लेवल अलाउ करता है और परमिशन देता है मैनेजर्स को कि वो वही ऑर्गेनाइज कर सके एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर बाय रोल ग्रुप और टास्क। प्रोक्योरमेंट मैनेजर डू नॉट नीड टू बी हाईली ट्रेंड एंड पेड बिकॉज सच सिस्टम्स आर स्टैंडर्डाइज्ड एंड ईजी। कि सिस्टम जो है ई प्रोक्योरमेंट के, कि भाई बिड डालना है, अग्रीड हैं मैनुअली एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर बायर और सेलर, तो वो इतना उनको हाईली ट्रेंड होने की ज़रूरत नहीं होती इस प्रशासन को क्या करने के लिए, इस चीज़ को, इस सिस्टम को क्या है, मैनेज करने के लिए। तो इससे क्या होता है कि एक्सेस लेवल्स बहुत ज़्यादा किए जा सकते हैं। तो इसमें क्या है, मतलब उनके डिफरेंट डिफरेंट टास्क क्या है, ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं कि हाँ ये काम वो कर सकता है, ये काम वो कर सकता है, क्योंकि इतनी हार्ड ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है उसके अंदर। बहुत इजीली लेवल के ऊपर क्या है, मेंटेन करना ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम को बहुत आसान है। नेक्स्ट पढ़ते हैं बार कोड टेक्नोलॉजी। बार कोड टेक्नोलॉजी क्या, आपने क्या है, बार कोड बहुत बार आपने कुछ शॉपिंग की है, चाहे वो इजी डे पर करते हैं शॉपिंग, किसी भी जगह पर, चाहे आप ट्रेंड्स के ऊपर करते हैं, तो वो हर किसी प्रोडक्ट के ऊपर क्या है, टैग लगा होता है वहाँ पर इस तरह का। जैसे आपकी अगर लाइब्रेरी में बुक भी इशू कराते हैं, तो वहाँ पर क्या है, ये एक स्कैनिंग ये लगा होता है, या बुक्स के ऊपर तो बेसिकली ये लगा होता है। आज के टाइम पर जब आपके पेटीएम पर भी पेमेंट होती है, तो आपको क्या है, ये कोड स्कैन करना होता है। तो इसमें क्या है, ये अपने आप में एक बहुत ही क्या कहें कि एक डाटा लेता है, जिसके थ्रू एक आइडेंटिफिकेशन आ जाती है उस चीज़ की, और आप क्या कर पाते हैं, उस चीज़ का प्रॉपरली जो प्रोफाइल है और सारी आइडेंटिफिकेशन आपके सामने आ जाती है। तो फिर वो क्या है, आप वहाँ उसे इशू कर सकते हैं, या हम कहें अगर बार कोड के केस में तो पेमेंट कर सकते हैं। ये आप यूज़ भी करते आ रहे हो। तो बार कोड अगर हम सप्लाई चेन के अंदर बात करें, तो जो भी है, मतलब इसमें क्या है, एक तरह से यूनिक आइडेंटिफिकेशन देता है, और ये
इंश्योरिटी देता है कि क्या है कि इंश्योरिटी क्या देता है कि ये प्रॉपरली किसी कंट्रोल्ड फॉर्म में ही है, कस्टडी में है, और जो भी इसकी मूवमेंट है वो प्रॉपरली कंट्रोल है, कि ऐसे नहीं कि चीज़ों को क्या है आपका ऐसे ही लेकर जाया जा सके। तो एक किसी भी प्रोडक्ट या एक जो भी लेबल कर दिया जाता है किसी मटेरियल के ऊपर या किसी आइटम कोड के ऊपर फिक्स कर दिया जाता है एक बार कोड को, मतलब जो भी स्टॉक कीपिंग यूनिट है वो बार कोड अपने हर प्रोडक्ट के ऊपर लगा कर रखती है। कई बार इसमें क्या होते हैं, कई बार जो ये इस तरह के कोड्स हैं आज के टाइम पर तो ये भी आ गया कि अगर आप उस जगह से निकलते हैं और वो चीज़ आपकी क्या है, मतलब इस तरह से उन्होंने सेंसर्स लगा रखे होते हैं, निकलेंगे तो वो बीप करेगा अगर आप उसके अंदर क्या है वो चेकआउट हुई नहीं है तो बारकोड्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट को। और एक तरह से सप्लाई चेन मैनेजमेंट का सबसे बड़ा इंटीग्रेशन प्रोसेस ही यही है आपका। अब हम बात करें कि प्रोडक्ट्स को ट्रैक करने में हेल्प करता है और आसानी से एरर रिड्यूस करता है, क्योंकि इसमें क्या है कि भाई फुल फ्लेज है, कंट्रोल्ड है। जैसे अगर आपने ऑर्डर किया, अब ऑर्डर किया आपके सपोज 10 कपड़ों का ऑर्डर किया, तो वो क्या है आपका बारकोड टेक्नोलॉजी से हर चीज़ जब आपके उस एरिया से डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउस से निकली तो वहाँ से वो क्या हुई, स्कैन हुई, पैक्ड हुई, फिर वो आपके पास क्या है। और पैक्ड के बाद भी एक स्कैनिंग का बाहर देखोगे हमेशा से कि वहाँ पर भी एक स्टैम्प हो या ये चीज़ें लगी होंगी बारकोड का, तो वो प्रॉपर स्कैन होने के बाद ही क्या है जा रही है। इसका मतलब क्या है कि इससे आप प्रॉपरली ट्रैक भी कर सकते हैं और प्रॉपरली सप्लाई चेन मैनेज हुई है, क्योंकि उनको पता है कि हाँ ये चीज़ निकली है, इतना क्वांटिटी निकली है और इतना हमारा स्टॉक पड़ा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हर एक मटेरियल के ऊपर क्या है आपका ये कोड लगा रखे। जैसे लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में बुक्स जितनी नंबर ऑफ़ इश्यूज़ होती हैं और जितनी बची हैं उनको पता है ना, क्या किस वजह से पता, अगर बारकोड नहीं होता तो प्रॉब्लम होती है ना। अच्छा, तो अब प्रॉपरली सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बारकोड का यूज़ हो रहा है। ओके, तो इससे वेयर हाउस की एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होती है क्योंकि उन्हें एग्जैक्टली पता चल जाता है इन हैंड आपकी इन्वेंट्री कितनी है। इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट बारकोड टेक्नोलॉजी अप्लाई की जा रही है, मतलब प्रोडक्शन से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक आपकी, चाहे आपकी मतलब कि चाहे वो ऑफलाइन है आपका, मतलब सेल्स ट्रांसपोर्टेशन, भाई ऑब्वियस सी बात है कि जब मटेरियल आया और वो फिनिश प्रोडक्ट तक बना तो पूरी सप्लाई चेन के अंदर बार कोडिंग का यूज़ है। वेदर इट इज़ अ स्मॉल स्पेयर पार्ट, वेदर इट इज़ अ स्मॉल मटीरियल आइटम, तो हर एक चीज़ पर बार कोड है। और जब तक वो फिनिश प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगी और आप तक पहुंचेगी, सेल होगी, ट्रांसपोर्ट होगी, सेल होगी, प्रोडक्ट की एक पैकिंग होगी, तब भी वहाँ पर बारकोड है, ठीक है, फिनिश्ड बनने के बाद। और उसके बाद पैकेजिंग होगी तब भी बारकोड है, ट्रांसपोर्टेशन की जा रही है वहाँ पर भी बारकोडिंग है, वेयर हाउसिंग में स्टॉक किया जा रहा है वहाँ उनका अलग बारकोडिंग है, रिटेल जो कर रहा है वहाँ पर आपका वो अलग, वो क्या है आपको स्कैन करके दे रहा है। तो इट मीन्स बहुत ही कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है और एक्यूरेटली कि उनके जितने भी अब कंप्यूटर सिस्टम है, तो जैसे कभी आप EC-डे पर गए हो तो कभी भी उनका कैश का काउंटर देखना, वो खुलता कब है, जब आपकी पूरी पेमेंट आ जाती है, पूरा बिल कट जाता है। क्यों? क्योंकि उनका पूरा सर्विस पीछे से काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा बाहर टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है कि हाँ इतने की पेमेंट आई है, कि कोई घपला नहीं कर रहा। तो 1-2 रुपए की भी धांधली नहीं होती, चाहे वो EC-डे है चाहे वो पतंजलि है, तो वहाँ पर वो खुलते ही तभी हैं जब आपका पूरा का पूरा क्लियर होता है बिल, आप पूरी पेमेंट कर देते हैं तब, ट्रांजैक्शन होल्ड हो जाती है तब। तो इट मीन्स कि प्रोडक्ट की हर एक लाइफ स्टेज के ऊपर इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करती है ये बारकोड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करें कि डिफरेंट लॉजिस्टिक्स के अंदर, मतलब कि चाहे वो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, चाहे वो सेल्स इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है, चाहे वो वेयर हाउस मैनेजमेंट है, चाहे वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, चाहे वो रिपॉजिटरी मैनेजमेंट है, सिंगल पीस मैनेजमेंट ऑफ गुड्स है, चाहे वो मैनेजमेंट सॉर्टिंग है, तो हर एक जगह पर क्या है आपका क्या है बारकोड टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। वेयर हाउस में मैंने बताया ही था कि स्टॉक, हर एक स्टॉक के ऊपर रखा जाता है कि कितना निकल गया, कितना पड़ा है, तो प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि आज के टाइम पर ये जो है
एरर फ्री है। और हमने बात की ना पहले तो क्या थी 1D मतलब कि ये लाइनर्स थी, और अब क्या है आपकी 2D, इसका मतलब QR कोड्स यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही क्या है आपका इन्वेंट्री को टाइमली और एफिशिएंटली तरीके से क्या है मैनेज करती है, और बहुत ही कम एरर हैं इसमें। और क्या है, एक जो एरर्स मैनुअल सिस्टम के अंदर आते थे, गड़बड़ियाँ हो जाती थी, हाँ ये दिखाना रह गया, ये एंट्री रह गई है, ठीक है, बही खाते जब बनते थे आपके, ये चढ़ाना रह गया है, तो प्रॉब्लम होती थी। तो आज के टाइम पर क्या है, सॉर्ट आउट साथ साथ हो रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, साथ साथ पेमेंट आ रही है, साथ साथ सारा कुछ क्या है आपका सॉर्ट आउट हो रहा है। तो स्कैनिंग टेक्नोलॉजी ने काफ़ी जो है इसको बहुत अच्छे से क्या है मैनेज किया है आपका बारकोड और स्कैनिंग टेक्नोलॉजी ने। तो इजीली इंफॉर्मेशन भी पता चल जाती है, प्रॉपरली ट्रैक भी पता चल जाता है कि कस्टमर प्रॉपरली पे कर रहा है, और प्रॉपर वो चीज़ कहाँ है, कहाँ पहुँची है, तो सब कुछ कि भाई शिपमेंट के लिए निकल चुकी है, नहीं तो सब कुछ यहाँ से ये क्या है पता चल जाता है। नेक्स्ट आती है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इसके अंदर क्या किया जाता है, हाँ आपने एक हांसी कोई जाता होगा, या कहीं से भी आप लोग टोल से गुजरते होंगे, तो आपके क्या है, आपके गाड़ी के ऊपर क्या है फास्ट टैग लगा होगा, सुना होगा आप लोगों ने घर पे। तो या आप लोग गाड़ी अगर चलाते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि उसमें है क्या, आपका वो फास्ट टैग आपके अकाउंट के साथ अटैच्ड है, कि इनकेस आपकी जब गाड़ी गुजरती है तो दादर देन वहाँ पर आप रुक कर पेमेंट करने के फास्ट टैग है, तो क्या किया जाता है कि उसके अंदर वहाँ पर एक सेंसर लगा हुआ है। तो आप जैसे ही वहाँ क्रॉस होते हैं, क्या होगा, गाड़ी क्रॉस होगी तो अपने आप ही वो क्या होगा, उस एरिया में अपने आप ही आपके पैसे उससे कट जाएंगे। पीछे कुछ केसेस भी आए थे कि भाई लोगों को ध्यान नहीं था कि भाई बेटर है कि गाड़ी के ऊपर फास्ट टैग लगा लो। होता क्या था, एक पर्सन है बैठा है बस पे जा रहा है, बट उसके क्या है, उसके पॉकेट के अंदर फास्ट टैग कार्ड था, और उसकी पेमेंट डिफरेंट डिफरेंट जगहों से वो गया, तो वो सभी टोल के पैसे कटते गए। अब गाड़ी उसके पास नहीं थी, बट हुआ क्या, क्योंकि फास्टैग को मैटर नहीं करता कि वो गाड़ी पे है, मैटर करता है कि भाई वो आसपास सेंसर के एक टच में आया। डायरेक्ट साइट में होना भी ज़रूरी नहीं है कि भाई स्कैन करेगा वो, उस वहाँ पर उस रेंज में आते ही वो क्या है, वो अमाउंट जो है वो कट जाता है। तो ये क्या है, एक तरह से वही बात है ना कि जैसे वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स, तो वो फ्रिक्वेंसी के ऊपर काम करता है कि हाँ ये ऑब्जेक्ट इतनी फ्रिक्वेंसी के ऊपर आई है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या है ट्रैक कर लेता है उसको। तो पढ़ते हैं अभी से। तो वो फास्ट टैग में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो दैट इज़ रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी ही यूज़ हो रही है। तो रेडियो वेव्स का यूज़ किया जाता है रीड करने के लिए, कैप्चर करने के लिए इन्फॉर्मेशन, की एक टैग के ऊपर एक इन्फॉर्मेशन अटैच्ड होती है, और बहुत ही सेवरल फीट्स अवे से ही क्या किया जाता है, इसको रीड कर लिया जाता है। उसको स्ट्रेट ऑफ लाइन ऑफ साइट के अंदर स्ट्रेट डायरेक्टली आने की ज़रूरत नहीं है ट्रैक होने के लिए, बहुत दूर से भी क्या है आपका वो उस रेंज में आते क्या किया जाएगा, वो रीड कर लेगा उसे। तो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड होती हैं, जैसे आपके ATM कार्ड या डेबिट कार्ड के ऊपर होती हैं, तो उसी तरह पे उस पर कुछ आपकी सिलिकॉन चिप वगैरह कुछ बनी होती है, तो वो आइडेंटिफाई कर लेती है ऑटोमेटिकली और ट्रैक कर लेती है उस टैग को, ठीक है, और प्रोडक्ट को क्या कर लेती है, आइडेंटिफाई कर लेती है, और वो क्या है इलेक्ट्रॉनिकली इन्फॉर्मेशन सेव कर लेता है। और जो ये पैसिव टैग्स हैं ये कलेक्ट करते हैं एनर्जी, जितने भी आपके इंटेरोगेटिंग रेडियो वेव्स हैं, तो जो टैग्स हैं वो क्या है एनर्जी लेते हैं जितने भी वेव्स हैं उनके पास। तो एक्टिव टैग्स के पास एक लोकल पावर सोर्स होता है जैसे बैटरी वगैरह, और ये ऑपरेट करती है 100 ऑफ मीटर्स, मतलब कि जो भी है रीडर है उसके दूर से 100 ऑफ मीटर से क्या है ये काम करती है। ये बारकोड की तरह नहीं करती ये कि भाई टैग को आपको विद इन द साइट ऑफ रीडर आना पड़ेगा स्कैन करने के लिए। ये क्या है 100 मीटर की रेंज के अंदर जो एक्टिव आपका टैग है वो 100 मीटर की रेंज के अंदर आते ही क्या है ट्रैक हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन क्या है मिल जाएगी, डाटा कैप्चर उसका ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई हो जाएगा और डाटा कैप्चर हो जाएगा। तो बहुत सी इंडस्ट्रीज़ यूज़ करती हैं आपका RFID को। अच्छा, जैसे खासकर इसमें आपकी जब आपकी प्रोसेस असेंबली लाइन, प्रोग्रेस टू द असेंबली लाइन, रुको, हाँ, ऑटोमोबाइल के अंदर जो प्रोडक्शन होता है तो वो क्या होता है, जैसे आपका क्या है
ऑटोमोबाइल जो गाड़ियाँ बनती हैं तो वो असेंबली लाइन में बनती हैं कि भाई यहाँ पर क्या है कि भाई एक बॉडी बन रही है, ठीक है, एक जगह टायर बन रहे हैं, ठीक है, वो प्रॉपर क्या है एक रोटेशन चेंज टाइप में, हाँ कि एक जैसे हम कहते हैं ना कहीं बिस्किट भी बन रहा है तो भाई वहाँ कटा फिर आगे बना, फिर आगे वो क्या हुआ है उसमें बेक हुआ, फिर आगे इकट्ठा हुआ, उसके एक क्या बंच बना, फिर पैकेट में गया वो पैक हो गया। उसी तरह से ही आपकी गाड़ियाँ बनती है कि भाई गाड़ियाँ लगातार बनती आ रही हैं। तो उसमें क्या है कि भाई एक चैनल बना, एक जगह बना दिया, वहाँ पर वो क्या है छत लगा रहा है, फिर नीचे की बॉडी लगा रहा है, उसके अंदर इंजन लगा रहा है, फिर एक स्टेप पे अंदर की क्या है वो सीट्स वगैरह लगा रहा है, इसी साथ वो प्रॉपर ये सारे टूल्स लगा रहा है। तो वो आपकी क्या है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो हैं वो क्या करती हैं असेंबली लाइन के अंदर इन आपकी वेव्स का क्या करती हैं यूज़ करती हैं, ठीक है। फार्मा भी यूज़ करती है अपने वेयर हाउसेस के अंदर, शॉप्स के अंदर भी यूज़ होता है। वही चेकआउट के टाइम पर कई बार जैसे हम बात करें बारकोड में भी जैसे क्या था भाई अभी सेंसर तो लगाए नहीं गए हैं लेकिन कई कई जगह पर अगर ये चीज़ है तो वो RFID अनेबल्ड भी हो सकते हैं इन केस अगर वो ऐसा है तो। बट बेसिकली वहाँ पर होगा क्या कि हम बारकोड नहीं कह सकते उसको कि भाई उसमें सेंसर है। बात वही है कि वहाँ सिलिकॉन चिप्स होंगी अगर किसी चीज़ पर, फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा है कि अगर आप वहाँ निकले तो प्रोडक्ट के ऊपर ही सेंसर्स लगे हुए हैं, आप बाहर निकलते हैं मतलब कुछ ऐसे वो लगा हुआ है, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी की आप बाहर निकलते हैं सेंसर ट्रैक कर लेगा कि आपने इसकी पेमेंट नहीं की है। अच्छा, तो ताकि चोरी से बचाया जा सके तो शॉप्स चेकआउट के टाइम पर भी इन टैग्स का यूज़ करती है। एडवांटेजेस, इंफॉर्मेशन अबाउट मूवमेंट ऑफ मटेरियल इज अवेलेबल, रियल टाइम में मटेरियल की मूवमेंट का पता चल जाता है, ऑब्वियस सी बात है कि आपको क्या वेट नहीं करना पड़ता। चोरी बच जाती है, मटेरियल की कंट्रोल के अंदर है आपका, तो कि भाई मूवमेंट जो भी हो रही है रियल टाइम में हो रही है कि हाँ अगर ट्रैक नहीं कर पाए, ट्रैक हो गया तो इसका मतलब क्या है आपका कि अननेसेसरी विदाउट पेमेंट जा रहा है। एफिशिएंट सप्लाई चेन पॉलिसीज़, सप्लाई चेन जो है आपका वो बहुत सिस्टम सही हो जाएगा, तरीके से हो जाएगा। तो ये आपका पूरा दे रखा है यहाँ पर कि तो यहाँ पर आपको क्या है ये कंप्यूटर दे रखा है, यहाँ आपका टैग है, ये एंटीनाज हैं, ये आपके क्या हैं अब यहाँ पर ये सिस्टम है, प्रॉपर टैग है, इसके ऊपर सेंसर्स लगे हुए हैं, सिलिकॉन चिप है, ये वेव्स क्या हैं, ये एंटीना है आपके RFI टेक्नोलॉजी के अंदर क्या ये ट्रैक हो रहा है प्रॉपर, ठीक है। जैसे ही इसके इस रेंज के अंदर आता है 100 मीटर के दायरे के अंदर तो यहाँ से क्या होगा वो आइडेंटिफाई कर लेगा इस टैग को, ठीक है। अब बात आती है एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज XML। ये क्या है बेसिकली इसका काम जो है कि स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स को बनाना, मीन्स कि जैसे कि आपकी क्या किया जाता है कि इन बिजनेस इट इज़ मेथड ऑफ पैकिंग इंफॉर्मेशन फॉर मूवमेंट ऑन द इंटरनेट, यानी कि जो भी आपकी इंटरनेट के ऊपर इंफॉर्मेशन मूव हो रही है उसको प्रॉपरली एक अलग तरीके से एक स्ट्रक्चर देना, एक प्रॉपर पैकिंग देना, ठीक है। बहुत अच्छे से मतलब इंफॉर्मेशन को तैयार किया जाता है, फुली पैकेज में इंफॉर्मेशन को तैयार किया जाता है ताकि कोई भी पर्सन जो है जिसके पास इंटरनेट है, जो पर्सन ऑथराइज्ड है उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, वो क्या है उसको आसानी से असेस कर पाए, जिसके पास इंटरनेट की सुविधा है या वेब बेस्ड कैपेसिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं। तो ये जो XML है इसका यूज़ होता है फाइल्स को एक्सचेंज करने में, आपके डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर डीलर्स हैं, तो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं सॉफ्टवेयर डीलर्स की उनमें फ़ाइल्स को एक्सचेंज करने के अंदर काफ़ी ये यूज़फुल है। अब फ़ायदे इसके क्या हैं आपके सप्लाई चेन मैनेजमेंट कॉर्पोरेट सिस्टम में काफ़ी हेल्प करता। XML जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो है डिफरेंट कॉर्पोरेट सिस्टम्स के अंदर ये काफ़ी हेल्प कर रहा है क्योंकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत बड़ा डाटा जो है पैकेजेस ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है वो पहुंचाया जाता है। डाटा ट्रांसफ़र में बहुत कम टाइम लगेगा क्योंकि पूरा पैकेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है और प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है, आसानी से एक्सेसिबल है, इजीली रीडेबल है। इट इज़ ऑफ ग्रेट हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ लीगेसी डाटा इनटू न्यू सॉफ्टवेयर्स। वही है कि डाटा को न्यू सॉफ्टवेयर्स के अंदर अगर कन्वर्ज करना है क्योंकि
आज के टाइम पर डाटा ही वेल्थ है, और उससे आप नया सॉफ्टवेयर बना सकते हो और उसका कोई पर्टिकुलर बेटर यूज़ हो सकता है, तो वहाँ पर भी ये क्या एडवांटेजियस है। XML एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज, मतलब ये HTML, अगर DHTML किसी ने पढ़ा है वो उसके वे बियॉन्ड बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। नेक्स्ट इज इमेजिंग। इमेजिंग क्या है आपका, एक ऐसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर क्या किया जाता है, रेप्लिकेट किया जाता है डॉक्यूमेंट्स को जो भी बिजनेस के अंदर यूज़ होते हैं। इट मीन्स डॉक्यूमेंट इमेजिंग का मतलब क्या, कि पेपर फाइल्स जो भी हैं आपके डिस्क्रिप्शन, किसी भी डिस्क्रिप्शन की जो भी डॉक्यूमेंट पेपर फाइल है, उनको क्या डिजिटल इमेजेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और जो इमेजिंग प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी जो है वो क्या करती है, इमेजेस में कन्वर्ट हो गया डॉक्यूमेंट, तो वो ये जो इमेज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है जो एक डिस्क्रिप्शन या डॉक्यूमेंट को इमेज में कन्वर्ट करती है, वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। इससे क्या किया जाता है कि भाई आप डॉक्यूमेंट्स का प्रॉपर फोटोग्राफ लेते हैं और इमेजेस को क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, जब वो क्या है सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में रिक्वायर्ड होती है, जिनका नेसेसरी यूज़ है। ट्रांसपोर्टेशन फर्म्स जो हैं ये टेक्नोलॉजी को ज़्यादा यूज़ करती हैं, ताकि भाई कि कस्टमर की डिलीवरी क्या है आपकी, कस्टमर को हो गई है या नहीं होगी। कई बार सपोज़ आपके पास कोई मंत्रा या जियो से कोई देने आता है, तो वो आपसे क्या क्या है उस डॉक्यूमेंट का व्हाट्सएप या स्क्रीनशॉट या वो इमेज ले लेता है, उसका क्यों, उसे आगे प्रूफ दिखाना होता है। तो इसीलिए क्या है ये इमेजिंग टेक्नोलॉजी का काम यूज़ आ रहा है। तो उसे एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पर डालना होता है रोज़ का, कि हाँ मैंने इतने क्या है डिलीवर कर दिए, तो वो भी वेरीफाई हो जाता है कि हाँ भाई ये ऑर्डर था, इसका इस ID नंबर का जो था ऑर्डर नंबर था, तो वो क्या है आपका ट्रांसपोर्ट हो चुका है, कस्टमर के पास वो डिलीवरी मिल चुकी है। अब ये चीज़ें ये मैंने आपको पहले भी बताई थी, क्या चीज़, कि IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हमने बात पहले की थी कि इसका यूज़ करने से क्या है कॉस्ट रिड्यूस हुई है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, क्योंकि इससे क्या है रियल टाइम में काम हो रहा है, तो एक तरह से हम बात करें तो मैनुअली चीज़ें तो काफ़ी हट ही गई ना, टाइम भी नहीं लग रहा, लागत भी कम लग रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रेट कम्युनिकेशन रिगार्डिंग प्राइस कोटेशन परचेजेस। हमने पढ़ा था कहाँ पर कि बिड लगाई जाती है बीच में, और वो एक तरह से आपके क्या है आपके पीछे ही अभी हमने पढ़ा कि बिड आपकी लगाई जाती है, ई-कॉमर्स ई प्रोक्योरमेंट में हमने पढ़ा। तो वो प्रॉपरली कम्युनिकेशन हो रहा है बायर और सेलर के बीच में, ठीक है, प्रॉपर परचेजेस हो रही हैं, शिपमेंट्स आसानी से ट्रैक कर सकते हैं, बारकोड्स वगैरह हैं आपके, इन्वेंट्री प्रॉपरली मैनेजमेंट कर सकते हैं, बारकोड में ही हमने पढ़ा था। ठीक है, अगर हम ERP के अंदर भी बात करें तो क्या था, वहाँ पे पूरा डाटाबेस है नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस का, जहाँ पर हर एक इन्वेंट्री पेरोल हर तरह से क्या है, कोई भी एक एक्टिविटी है हर एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर द्वारा मैनेज्ड है। तो अल्टीमेटली पूरा इतना ऑर्गेनाइज्ड है एप्लीकेशन से कि एक एक चीज़ क्या है मैनेज्ड है, चाहे वो इन्वेंट्री मैनेज्ड है, चाहे वो आपका ट्रैकिंग मैनेज्ड है, हर एक चीज़ क्या है आपकी मैनेज है IT की वजह से। सेलर बायर का रिलेशनशिप प्रॉपर बेटर होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, जब इतनी आसानी से आपको चीज़ें प्रॉपरली मिल रही हैं। अगर ऑब्वियस सी बात है आज के टाइम पर जितना भी ऑनलाइन अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, जियो या मीशो का जो चल रहा है, ये क्यों, क्योंकि रिलेशनशिप बेटर हुआ ना, किससे, क्योंकि उनकी सिस्टम जो था बहुत जोमेटो के साथ जो सिस्टम है आज, जो ऑर्डर या स्विगी या जोमेटो के साथ जो रिलेशनशिप आपका बना है बायर और सेलर का, वो बहुत बेटर है। क्यों, बिकॉज ऑफ डिलीवरी मैकेनिज्म, सप्लाई चेन मैनेजमेंट IT की वजह से आप ट्रैक कर पा रहे हो, आप प्रॉपरली पेमेंट्स कर पा रहे हो, ठीक है, और आप फीडबैक बता पा रहे हो, उसे ठीक वो कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर बायर सेलर का रिलेशनशिप बेटर हो रहा है। डिलीवरिंग बेस्ट टू द कस्टमर, कस्टमर के पास कुछ आ रहा तो अच्छा ही आ रहा है, रिटर्न भी कर सकते हो, रिफंड भी मिल रहा है, आप फीडबैक भी दे सकते हो, तो बेटर चीज़ें आ रही हैं। वो नहीं चाहते हमारा कस्टमर कभी ख़राब होगा, दे वांट टू रिटेन एंड मोर कस्टमर, और लॉयल कस्टमर को कोई नहीं छोड़ना चाहता। फास्ट साइकिल रिड्यूस कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एंड मेंटेनेंस, अल्टीमेटली इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट्स। ऑब्वियस सी बात है, फास्ट साइकिल है ये जो आपकी है आपकी IT टेक्नोलॉजी जो है, कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है ये बहुत ही फास्ट
ली कर रहा है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, फिर जितना फास्ट हो रहा है आईटी की वजह से इन्वेंट्री प्रॉपरली मैनेज भी हो रही है, कॉस्ट भी रिड्यूस हो रही है इन्वेंट्री की, अंडर स्टॉकिंग ओवर स्टॉकिंग भी नहीं हो रहा। और क्या है, अल्टीमेटली जब आप सब मैनेज्ड होगा तो प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे ही होंगे। अंडर स्टॉकिंग ओवर स्टॉकिंग टाइम भी जितना बन रहा है उतना जा रहा है। इवन कई बार क्या होता है कि प्री ऑर्डर ज़्यादा आते हैं, ठीक है, तो इट मीन्स प्रॉफिटेबल बहुत हो गया आईटी आने की वजह से, अंडरलाइड स्टॉक कुछ नहीं बचा। ऑटोमेटेड सिस्टम, ईज्ड डॉक्यूमेंटेशन, सब सिस्टम, जैसे हमने अभी बात की थी इमेजिंग की या पीछे बात की ईडीआई की, तो सॉफ्टवेयर आने से डॉक्यूमेंटेशन और इंटीग्रेशन से, ईआरपी में हम बात करें सारी एप्लीकेशन एक डाटाबेस में, तो वो डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट्स बनानी बहुत आसान हो जाती हैं। तो हम कहते हैं ना कि मैनेजमेंट में पढ़ते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, जहाँ पर हायर अथॉरिटी, हायर जो आपके क्या कहते हैं, हायरार्की है स्ट्रैटेजिक लेवल, उनके पास सारे काम नीचे आसानी से जब आईटी एनेबल्ड हो गए तो उन्हें सोचने के पास बहुत ज़्यादा उनके पास वक्त मिले कि हम और नया क्या कर सकते हैं। इसीलिए आज के टाइम पर बिलियनर्स बन रहे हैं और नए नए स्टार्टअप्स खुल रहे हैं। क्यों? क्योंकि नीचे लेवल के ऊपर क्या है, ऑटोमेशन ज़्यादा आ गया तो वो एक्सपेंशन कर सकते हैं। सो फार इतना ही, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू, आई होप यू आर गेटिंग इट क्लियरली। थैंक्स अ लॉट।